एक ऐसी विश्वविद्यालय बनाएं जो 8 देशों के बच्चों को एक हाई क्वालिटी एजुकेशन दे सके। मैं अभी तक मेरे ख्याल से मुश्किल आसान वाली स्थिति ही नहीं आई। मेरे सीनियर टीचर्स मेरे से बहुत नाराज हुए। सो एक मेरे बहुत पूज्य टीचर 5 साल मेरे से बोले नहीं कि तुमने गलत डिसीजन लिया है। लेकिन जब मैं बहुत छोटी उम्र में प्रोफेसर बन गया तो वही मेरे घर आए और उन्होंने कहा नहीं हम गलत थे, तुम सही थे। जब तक जीवन है बच्चों का भला समाज का भला हाँ जी करते जाएं और जहाँ तक हो सके जितने लोगों का कर सके उतना कर पाए, उसमें भगवान सहायता करे, लोग सहायता करें, प्रशासन सहायता करे और जितना मिलता है। मैं बहुत कंटेंटेड फीलिंग वाला आदमी हूँ, मुझे जितना हो जाए मैं उससे संतुष्ट हूँ। कहते हैं कि जो शिक्षा आज आपको दर्द लग रही है, अगर उस दर्द को आप झेलते रहें तो आगे जाकर वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इन पंक्तियों को साकार करके दिखाया है ऐसी शख्सियत ने जिनके साथ आज मैं बैठी हूँ, रूबरू होने वाली हूँ और आप भी रूबरू होंगे। नमस्कार, आप पंजाब केसरी देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ प्राची। आज हम साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठे हैं। आज जिनका इंटरव्यू मैं करने वाली हूँ वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। हाल फिलहाल में उन्हें इस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट चुना गया है। बात करें अगर सर के बारे में तो सर ने कई सारी डिग्रियां अपने नाम करी हैं। इंजीनियरिंग में इन्होंने डिग्रियां हासिल करी, पीएचडी भी करी। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्होंने थोड़े दिन काम किया। उसके बाद इन्हें मौका मिला एसोसिएट लेक्चरर बनने का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और उस मौके के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट बने। इसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इन्होंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट का भी काम किया और आज एक और बोलते हैं ना फेदर इन द कैप, वो इनके कैप में लग गया है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बनकर। तो सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। बढ़िया। तो सर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रा हमें हमारे व्यूअर्स को आसान भाषा में समझाइए कि ये कैसे काम करती है। ऐसा है कि आज से 13-14 साल पहले सार्क के एक समिट के सेशन में ये फैसला किया गया कि ये सारे विकासशील देश हैं, सार्क कंट्रीज जो भी हैं, तो सबको विकास की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा के उच्च शिक्षा संस्थान हाई क्वालिटी के बहुत ज़रूरत है, रिसोर्सेज सबके लिमिटेड हैं। तो 8 देश मिलकर एक यूनिवर्सिटी बनाएं जो 8 देशों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके किसी हद तक। तो उसमें साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट उभर के आया कि 8 देश मिलकर अपने रिसोर्सेज को पूल करके, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एकेडमिक रिसोर्सेज, व्हाटएवर, एक ऐसी विश्वविद्यालय बनाएं जो 8 देशों के बच्चों को एक हाई क्वालिटी एजुकेशन दे सके, ताकि 8 देशों के बच्चे बहुत बाहर जाने की बजाय कम हों और शिक्षा यही मिल सके। तो भारत क्योंकि इनमें से सबसे बड़ा देश था तो नेचुरल था कि कैंपस बनाने की जिम्मेवारी भारत पर रही। तो भारत ने इसका भवन निर्माण कर लिया, लैंड अलॉट कर दी और आज फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है। फेज़ 2 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। फेज़ 1 में थोड़ा सा 3-4 महीने का टाइम और है और ये 100 एकड़ की लैंड भारत सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को दी और कंस्ट्रक्शन भी सारा भारत सरकार ने करवाया। तो इस कैंपस में शिफ्ट हुए हमें 1 साल भी नहीं हुआ और धीरे धीरे अब विकास ज़्यादा तेज़ी से हो सकेगा, क्योंकि अभी तक ये यूनिवर्सिटी एक अकबर भवन से, जो अकबर होटल था, उससे ऑपरेट कर रही थी। तो नेचुरली वो चीज़ नहीं थी जो एक यूनिवर्सिटी को चाहिए। तो मुझे ये विश्वास है कि अब आने वाले कुछ सालों में बहुत गति पकड़ेगा ये प्रोजेक्ट और हम ये और संख्या भी बढ़ाएंगे, कोर्सेज भी बढ़ाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये ना केवल भारत के ही एक लिए सम्मान का विषय हो, बल्कि सारे 7 देशों के लिए एक सम्मानजनक प्रोजेक्ट हो। सर जैसे कि इसमें आधे स्टूडेंट्स इंडिया से रहते हैं, बाकी सारे कंट्रीज से भी, सार्क कंट्रीज जो आपने मेंशन किया वहाँ से भी पढ़ने आते हैं, तो सिलेबस कैसे सेट करते हैं आप यूनिवर्सिटी का? प्राची सिलेबस की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1, क्योंकि मोस्टली
आजकल वैसे ही हम इतना फ्लेक्सिबल क्रेडिट पे चलते हैं कि आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी देखा होगा कि अब तो सिलेबस नाम की चीज़ का वैल्यू कम हो रही है, बिकॉज नाउ वी फील कि एजुकेशन जो है वो रियली स्टूडेंट आधारित है। मतलब 60 बच्चों को आप बिल्कुल एक सी एजुकेशन दे सकें, ये तो अब संभव लगता नहीं, ठीक भी नहीं लगता। तो जब हम इस मॉडल पे जा रहे हैं सारी दुनिया में कि शिक्षा रियली स्पीकिंग तो शिक्षा हर छात्र आधारित है, इतना संभव नहीं हो पाता साधनों की वजह से, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सिलेबस की कोई ऐसी बड़ी बात हो। और फिर इन देशों में काफ़ी कॉमनैलिटी भी है, क्योंकि आफ्टर एक दूसरे से ही चलता है। और शिक्षा वैसे भी अब तो वो जो हम कहते हैं ना कि कोलैबोरेट नॉट कम्पीट, तो ये तो एक मॉडल कोलैबोरेशन जिसमें बिल्ट इन है 8 देशों का, मतलब संवैधानिक कोलैबोरेशन बिल्ट इन है। तो मुझे लगता है ये इस समय के स्थिति में बहुत ही जीवंत प्रोजेक्ट होगा और सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा हो भी तो हम डिफरेंट इलेक्टिव्स की फॉर्म में उसको कर लेंगे। तो सर जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो हम ज़्यादातर दिल्ली की ही अगर बात करें हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, तो ज़्यादातर बच्चे इनका रुख करते हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की तरफ बच्चों को खींच कर लाना कितना मुश्किल और कितना आसान होगा आपके लिए? अभी तक मेरे ख्याल से मुश्किल आसान वाली स्थिति ही नहीं आई, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की अभी विजिबिलिटी कम है। क्योंकि जब अकबर भवन में थी तो मेरे ख्याल से मानसिक स्थिति भी ये थी कि किसी तरह से इसको खींचते रहें जब तक हम अपने भवन में नहीं जाते, क्योंकि विश्वविद्यालय एक होटल की बिल्डिंग से कैसे ऑपरेट लंबे समय तक कर सकते हैं, और कैंपस बहुत ज़रूरी होता है सर। बहुत जरूरी है, और कैंपस अभी बना है। हाँ जी। तो मुझे लगता है आने वाले 1, 2, 3 सालों में इसका फर्क पड़ेगा। दूसरा ये है कि देखो जिन यूनिवर्सिटीज का आपने नाम लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, इग्नू, वो एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज हैं, उनका अपना अपना पर्पस है। जैसे इग्नू तो डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ही है, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना प्रयोजन है। इस यूनिवर्सिटी का एक सबसे जो प्रशंसनीय बात है कि कोलैबोरेशन 8 देशों की बिल्ट इन है। फैकल्टी भी 8 देशों से होगी, अभी कम है लेकिन होगी, आगे जाके बढ़ेगी। स्टूडेंट्स तो काफ़ी हैं अभी भी, और नॉन टीचिंग भी होगा। तो एक 8 कल्चर्स को समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। जैसे आपने देखा होगा अभी जैसे हमारे कुछ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं कि 3 देशों का MBA, 4 देशों का MBA। अब मैं ये मानता हूँ यहाँ तो 8 देशों का विद्यमान है, तो आपको 8 देश भी नहीं जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये इसकी एक विशिष्ट स्थान होगा, समय लगेगा लेकिन होगा। जी, आपने पदभार ग्रहण करते हुए आपने कहा था कि इस यूनिवर्सिटी को आप ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाले हैं, तो उसके लिए आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? ऐसे प्राची, पहली बात तो ये है कि मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि विश्वविद्यालय एक निर्जीव संस्था नहीं है, इसलिए वो स्टैटिक तो हो ही नहीं सकता। या वो आगे बढ़ेगा या नीचे जाएगा, ये मेरा सदा मानना रहा है। और ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के नाते मेरा ये प्रयास होगा कि ये ऊंचे से ऊंचे शिखर पर जा सके। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी यदि आप IP यूनिवर्सिटी से माने तो 10 साल मैंने फाउंडर कुलपति के नाते IP यूनिवर्सिटी में काम किया, और वो यूनिवर्सिटी का जो ग्राफ है वो अपने आप में बोलता है। तो ऊंचाई की तरफ तो हमें ले जाना ही पड़ेगा। दूसरा ये है कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, और यदि हम लकीर से हटे भी तो इन 8 देशों की जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबिलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ऐसे क्षेत्र है जो 8 देशों को बराबर रूप में चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि 8 देश अपनी अपनी रिसर्च करें, अपनी अपनी मैन पावर प्रोड्यूस करें, तो उसमें बहुत खर्चा होगा। देश सारे विकासशील हैं, भारत सबसे ज़्यादा इनसे आगे है, लेकिन बाकी भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन समय लगता है। तो यदि
हम एक जगह हाई एंड रिसर्च कर सकें, एक जगह हाई एंड मैन पावर प्रोड्यूस कर सकें और वो 8 देशों में जाके अपना अपना काम करे, तो 8 देशों को बहुत फायदा होगा। तो कुछ तो ऐसे क्षेत्र हैं जो कॉमन हैं, जैसे मैंने ये गिनाए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, जैसे लॉ, हर देश का अलग लॉ है, लेकिन हर एक से सीख सकते हैं। बिल्कुल फौना फ्लोरा हर देश का अलग है, लेकिन हर एक से सीख सकते हैं। तो इन दो चीज़ों पे यदि हम ज़्यादा ध्यान दें कि कॉमनैलिटीज़ में हम रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करें, और जहाँ डिफरेंस है वहाँ हाउ टू ऑप्टिमाइज और कैसे बेस्ट उसको कर सके उस तरफ ध्यान दें, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी एनर्जी प्रॉब्लम है, सबकी सिमिलर प्रॉब्लम है। तो यदि रिसर्च एक जगह हो, मैन पावर एक जगह बने, तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। अभी सर, अब यूनिवर्सिटी में अभी क्या क्या कोर्सेज अभी हैं हमारे पास? अभी तक जो कोर्सेज चल रहे हैं पिछले सालों से, अभी इस साल का तो अभी हम थोड़ा सोच रहे हैं, जो चल रहे हैं अभी वो तो है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और लॉ और सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये कोर्सेज अभी चल रहे हैं। इनको आगे एक्सपेंड करने का भी एक्सपेंड करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या सस्टेनेबिलिटी है, ये एक्सपेंड करेंगे। और हो सकता है क्योंकि अब हमारे पास भवन बन गया, तो कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी शुरू करें, क्योंकि इनमें से कुछ देश हैं जिसमें क्वालिटी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन भी अभी लैकिंग है, तो उसके लिए भी अवसर देख रहे हैं। तो सर, इंडिया में इसका कैंपस होना, बाकी कंट्रीज में भी ब्रांचेस हैं या फिर यहाँ ही इंडिया? प्राची जी सर। लेकिन इसके एक्ट में लिखा हुआ है कि इस यूनिवर्सिटी के कैंपस इंडिया में भी कई हो सकते हैं और बाकी देशों में भी, 7 देशों में हो सकते हैं। अभी तक इस दिशा में प्रयास नहीं हुआ, क्योंकि पहला ही भवन नहीं बना था। हाँ सर, पहला बना है। प्रयास होगा। अभी एक प्रपोजल है कि श्रीलंका से मेडिकल कॉलेज बनाने का इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस तरह से हो सकता है वो मेडिकल यदि सफल हो जाए तो वो मेडिकल कैंपस हो जाए। इस तरह से धीरे धीरे मेरा प्रयास होगा कि एटलीस्ट कुछ देशों में इसके सेंटर बने और वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन में बने, ताकि इस यूनिवर्सिटी का वो कैंपस उस ब्रांच ऑफ नॉलेज के लिए प्रसिद्ध हो। तो सर, 8 कंट्रीज से पढ़ने आते हैं बच्चे यहाँ पर, तो अलग अलग रीजन से बच्चे आते हैं, अलग अलग कल्चरल बिलीव लेकर आते हैं अपने साथ, तो कैसे देश के विकास में काम कर सकती हैं वो चीज़ें? ऐसा है प्राची, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एजुकेशन संस्थान में डाइवर्सिटी का अपने आप में बहुत महत्व है। जी सर। क्योंकि तुम एजुकेशन को डील करती हो, तो जितने भी हमारे रैंकिंग है, QS रैंकिंग, THE रैंकिंग, इस सब में इस बात की बहुत वेटेज होती है कि आपके यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटी कितनी है, कितने रीजन से बच्चे आते हैं, कितने क्योंकि हम ये मानते हैं कि शिक्षा में एक दूसरे से सीखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। और आज रिसर्च ये बता चुकी है कि हमारी क्लासरूम टीचिंग से जो विकास होता है किसी के व्यक्तित्व में, वो तो शायद 15-20% ही है, बाकी वातावरण से सीखना होता है। तो यदि 8 देशों के लोग इकट्ठे रहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ठीक से यदि उन सब चीज़ों का फ़ायदा लिया जाए, तो उन बच्चों का विकास बाकी बच्चों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होगा और बहुत तेज़ी से होगा। इस समय अभी जो माहौल है, अभी ज़्यादातर बच्चे इंडिया का ना रुक करके बाहर का रुख करते हैं पढ़ाई के लिए, तो कितना मुश्किल होने वाला है यहाँ इधर यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को रोकना, यहाँ के कोर्सेज में वो अप्लाई करें, ये इसके पहली बात तो प्राची, हमारा प्राइमरी फोकस US से UK ऑस्ट्रेलिया को रोकना नहीं है। हमारा प्राइमरी फोकस 7 देशों के बच्चों को लाना है। जी सर। और उनके लिए भारत कॉस्ट इफेक्टिव भी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज। तो किसी बांग्लादेश का या नेपाल का बच्चा यदि उसे गुड क्वालिटी एजुकेशन भारत में मिलती है, तो शायद वो अमेरिका ना जाके भारत आए, ये एक संभावना है। दूसरा मेरा ये भी मानना है, हमने ये वर्कआउट किया है कि इन 8 देशों में, किसी भी देश के लिए ये ट्रू है, तो 8 देशों के यदि हम कुछ कोर्सेज ऐसे भी शुरू करें जो हाईएस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड के लेवल के हैं,
ताकि सारे देशों के बच्चे वहाँ ना जाके यहाँ आए और ज़रूरत पड़े तो फैकल्टी भी वहाँ से लाए और करें। तो एक प्लेटफॉर्म कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि रिसर्च ये कहता है कि लगभग 40% से कम खर्चे पर हम वही क्वालिटी दे सकते हैं जो बेस्ट वर्ल्ड के संस्थान दे सकते हैं। तो यदि उस चीज़ को भी हम इनकैश कर सके तो इन सारे देशों की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। सर, आपने अपनी जर्नी एज अ लेक्चरर शुरू करी, तो जब आप लेक्चरर थे उस समय गुरु शिष्य परंपरा बहुत अलग होती थी। अभी इस समय जो है वो गुरु शिष्य परंपरा बहुत अलग हो गई है। गुरु को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देना, उनसे दूरी बनाना, कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? ऐसा है प्राची, ये कम हो गया, एक फैक्ट है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ का मासिफिकेशन होता है तो ये चीज़ें स्वाभाविक हैं। जिस गुरु शिष्य परंपरा की तुम बात करती हो जी सर, वो एक स्मॉल स्केल सिस्टम्स थे। तो स्मॉल स्केल सिस्टम को मैनेज करना और हाई क्वांटिटी सिस्टम को मैनेज करना दो अलग बातें हो जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, विश्व ज़्यादा मटेरियलिस्टिक की तरफ बढ़ रहा है। परंपरा से ज़्यादा मटेरियलिज्म की वैल्यू है, कंज्यूमरिज्म की वैल्यू है। इससे कोई भी देश छूता नहीं रह सकता। और नंबर 3, मेरा अपना ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमने गुरु की एम्पावरमेंट को भी कम किया प्रोसेस में। चाहे हम ओवर केयरफुल थे कि गलती ना हो, उस प्रोसेस में ये हुआ। आज भी अच्छे शिक्षण संस्थानों में वर्ल्ड ओवर अध्यापक को ज़्यादा एम्पावरमेंट है, जो कि मेरे हिसाब से ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि पहले ज़्यादा थी। अब एक उदाहरण मैं कन्वोकेशन में दे चुका हूँ, रिपीट करता हूँ। अब महाभारत में जब पांचों पांडव एक ही गुरु के पास गए तो गुरु जी ने फैसला किया कि अर्जुन तो धनुर्बाण अच्छा सीखेगा और भीम गदा अच्छा सीखेगा। अब वो कोई एंट्रेंस टेस्ट तो नहीं हुआ था। जी सर। लेकिन गुरु और शिष्य ने आपस के रेजोनेंस में ये फैसला किया कि ये किस विषय में बेस्ट हो सकता है। अब ये चीज़ मासिफिकेशन में ख़त्म हो गई। सर, हम अर्जुन की भी बात कर लेते हैं। अर्जुन ने भी अपने गुरु पर विश्वास दिखाया। आजकल बच्चों को विश्वास ही नहीं है। तो बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लेकिन ये डबल एज स्वॉर्ड है। मैं बच्चों को विश्वास नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन गुरु में या अध्यापक में भी वो बच्चे के लिए वो प्यार नहीं है जो पहले होता था। ये मेरे हिसाब से जब तक हम गुरु शिष्य को रियल पिता पुत्र संबंध के करीब नहीं ला पाएंगे, ये बात नहीं बनेगी। अब इसमें किसको पहले शुरू करना चाहिए, ये वो मुर्गी पहले, ये तो बहुत लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई, मुश्किल सवाल है। लेकिन दोनों तरफ से शुरू करना पड़ेगा। और मैं अक्सर ये कहता हूँ किसी भी शिक्षण संस्थान में यदि हर छात्र छात्राओं को ये विश्वास हो जाए कि मेरे अध्यापक मेरे भले के लिए हैं, तो उस विश्वविद्यालय का आधा काम तो उसी दिन खत्म हो जाता है। और मैंने इस देश में अभी भी ऐसे एपिसोड देखे हैं जिसमें बच्चे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हमें इस चीज़ों को इंकरेज करना पड़ेगा। मैं बहुत आशावादी हूँ कि ये दोबारा हो सकता है। और मासिफिकेशन का भी एक कोविड की वजह से ही सही, हमें जो डिजिटल एजुकेशन का वरदान मिला, डिजिटलाइजेशन, ये हुआ है कि आज मैं हर बच्चे की रुचि के अनुसार उसको कोर्स दे सकता हूँ। क्योंकि अध्यापक कहाँ है और स्टूडेंट कहाँ है, वो लिमिटेशन काफ़ी कम हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ डिजिटल होना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ किया जा सकता है। और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी, जब मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो क्लासरूम में बच्चे 5 हैं या 5000 हैं, कॉस्ट का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो पहले मेरी एक सीमा थी कि बच्चे बहुत कम हों तो मैं टीचर दूं कैसे, वो ओवर हो सकती है। तो यदि हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूज़ करें तो मुझे लगता है हम काफ़ी हद तक उस तरफ बढ़ सकते हैं। और मैंने तो एक कन्वोकेशन में ये कहा था कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मुझे टेक्नोलॉजी असिस्टेड गुरुकुलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की एक अपॉर्चुनिटी देती है। मैं गुरुकुल के क्लोज जा सकता हूँ टेक्नोलॉजी के द्वारा।
क्योंकि उसमें मैं मासिफिकेशन की और कॉस्ट की प्रॉब्लम को समाप्त कर सकता हूँ। हाँ सर, क्योंकि डिजिटलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है सर, क्योंकि कई ऐसे रीजन हैं इंडिया के जहाँ पर एजुकेशन अभी उतनी जल्दी नहीं पहुँच रही है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, और उनमें डिजिटल जरूर जाना बहुत चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन डिजिटल में मैं फिर कहूँगा कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसको एक फार्मूले की तरफ नहीं लेना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है जाना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में ज़रूरत है। मैं एक सब्जेक्ट लेके बात कर सकता हूँ कि इसके ये 3 टॉपिक तो डिजिटल बेटर रहेंगे और 3 क्लासरूम बेटर रहेंगे। तो हमें उनको ऑप्टिमम कहाँ यूज़ हो सकता है उस तरफ जाना पड़ेगा। जहाँ बिजली की सुविधा ज़्यादा नहीं है, जहाँ इंटरनेट की सुविधा ज़्यादा नहीं है, वहाँ ज़रूर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एम्पावरमेंट एट एवरी लेवल, विश्वविद्यालय की स्वायत्ता ज़्यादा होनी चाहिए, टीचर का एम्पावरमेंट होना चाहिए, इवन स्टूडेंट का एम्पावरमेंट होना चाहिए। यदि स्टूडेंट ये कहता है कि ये कोर्स मुझे इस विश्वविद्यालय में अच्छा नहीं लगता, मैं साथ वाले में पढ़ लूँ, तो वो भी पॉलिसी में अलाउड है हमारे देश में, इस विश्वविद्यालय में भी अलाउड होगा। तो वो सब हमें करना पड़ेगा। जी, अच्छा, ये ऐसा भी है जो आप बता रहे हैं अभी कि अगर ये वाला कोर्स, अगर हम एक बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं लेती हूँ, तो उसमें अगर हमें कोई कोर्स अगर पसंद नहीं आ रहा है तो क्या हम दूसरी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं? जो हमारे जो नेशनल पॉलिसी बनी है उसमें ये है, बल्कि ये डिजायरेबल है कि हम जो कोर्स जहाँ बेस्ट दिया जा सकता है वहाँ देने के लिए सारे बच्चों को इंकरेज करें। जी, चलिए अब आपकी थोड़ी सी जर्नी की बात कर लेते हैं। यंगेस्ट प्रोफेसर बने आप 27.5 साल की उम्र में, और तब से आप रुके नहीं, अनस्टॉपेबल रहे, और आज आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बनकर बैठे हैं सर। तो इस जर्नी को ज़रा ब्रीफ कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। प्रति जर्नी तो स्वाभाविक चली, कोई मैंने इसके लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। हाँ, जब मैं विश्व का यंगेस्ट प्रोफेसर उस समय 27.5 साल की उम्र में बना तो अच्छा लगा। और मैं आपको बताऊं तो इसमें एक जो मैंने अभी टीचर एम्पावरमेंट की बात की थी, शायद एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर का रहा, जिसने मुझे क्लास 1 में 1 महीना ही बैठने दिया था और क्लास 2 में ले गए थे। अच्छा, ऐसा भी हुआ था? वो जो 1 साल मेरा बचा वो शायद मुझे इस यंगेस्ट बनने में मदद हुआ, लेकिन वो ऑटोनॉमी की वजह से हुआ। तो दिस इज वन। दूसरा ये है कि जो जैसा कहते हैं कि आपकी कोई भी सफलता आपका नेक्स्ट स्टेप का मोटिवेशन होता है। तो ये बहुत बड़ी सफलता थी। और मैं तब तक पीएचडी भी कर चुका था, पब्लिकेशन भी अच्छे हो गए थे, तो उस सफलता के सहारे और मोटिवेटेड रहा, इन्वायरमेंट ठीक मिलता रहा, और अलग अलग प्लेटफॉर्म में आईटी का प्लेटफॉर्म मिला मुझे, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म मिला, साउथ एशियन रीजनल कंप्यूटर कॉन्फेडरेशन के 12 देशों का प्लेटफॉर्म मिला। आगे आगे अवसर मिलते गए। मैंने कंसल्टेंसी का, मुझे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से अवसर मिला। तो ये सब अवसर अच्छे अच्छे मिलते गए, सफलता मिलती गई, और एक के ऊपर भगवान सहायता करता रहा, लोगों की शुभकामनाएं मिलती रही, और प्रशासन भी मदद करता रहा। तो आज ये अवसर मिला है जो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा अवसर है अपने जो कुछ आज तक सीखा है उसको और इफेक्टिव रूप से ट्रांसलेट करने का। सर, इंजीनियरिंग की डिग्री आपने ली, तो इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी बच्चा है वो आईटी का रुख करेगा, कंपनीज़ में जाएगा, जॉब करेगा। आप सर प्रोफेसर बने और आज यहाँ पर हैं, ये कैसे चेंज हुआ? प्राची बिल्कुल ठीक कहती हो। मेरे ख्याल से शायद एक ही ये अवसर है जिसमें मैंने अपने टीचर का कहना भी नहीं माना। अच्छा। मेरे टीचर ये कहते थे कि इतना ब्राइट करियर होने के बावजूद आप फील्ड में जाइए और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग करिए, आईटी करिए। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था मैं अध्यापक बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। अच्छा। और कब लगा सर आपको कि आप अध्यापक बनने के लिए? जब मैं बीटेक कर, उससे भी पहले आई थिंक जब मैं स्कूल में था तभी मुझे लग रहा था। फिर इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग में भी लग रहा था, और साथियों की मदद करना, जूनियर्स की मदद करना पढ़ाई में, ये तो चलता ही रहा। लेकिन फुल टाइम करियर में अध्यापन में जाऊंगा, ये इंजीनियरिंग बनने के बाद मैंने पक्का फैसला किया। और मैंने जैसे बताया, मेरे सीनियर टीचर मेरे से बहुत नाराज़ हुए,
सो माय सो एक मेरे बहुत पूज्य टीचर 5 साल मेरे से बोले नहीं कि तुमने गलत डिसीजन लिया है। लेकिन जब मैं बहुत छोटी उम्र में प्रोफेसर बन गया तो वही मेरे घर आए और उन्होंने कहा नहीं हम गलत थे, तुम ठीक सही थे। तो मुझे लगता है कि वो जिसे कहते हैं ना कि जब पैशन और जॉब मिल जाते हैं तो आप बेस्ट दे सकते हैं। तो मुझे लगता है भगवान ने मुझे वो अवसर दिया कि पैशन और जॉब मेरा दोनों मिल गए। सर हम सबका सपना होता है बचपन में जो हम देखते हैं, जैसे कि मैंने देखा जर्नलिस्ट बनने का, तो आज मैं यहाँ हूँ। तो कई कई बच्चों का होता है किसी को पायलट बनना है, लेकिन आगे जाके उनका चेंज हो जाता है वो सपना। सर आपका क्या सपना था? आज क्या ये साउथ एशियन प्रेसिडेंट, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनना क्या वही है? साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनना तो सपना नहीं था, क्योंकि उस समय ना यूनिवर्सिटी थी ना हमें पता था। हाँ। लेकिन अध्यापन में जाऊंगा, ये अच्छे पता था। स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करूंगा, अच्छी रिसर्च करूंगा, ये सपना जरूर था कि मैं टेक्नोलॉजी की बैकग्राउंड का फायदा उठाते हुए अच्छी रिसर्च करूंगा। और आज भी मैं ये सोचता हूँ आईटी फॉर एग्रीकल्चर, आईटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर हेल्थ, आईटी फॉर एजुकेशन, इन एरियाज में अभी भी और रिसर्च की ज़रूरत है। और पर्टिकुलरली भारत को आईटी फॉर एग्रीकल्चर और आईटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन ये हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं। एग्रीकल्चर तो सर इंडिया का और काम करना पड़ेगा। सब लोगों को गांव से शहर लाना कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं सर। गांव में अच्छी अपॉर्चुनिटीज पैदा करना भारत जैसे देश के लिए जरूरी है। हेल्थ अफोर्ड, हमारे पास आज देश में बेस्ट हेल्थ सेंटर्स हैं, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है। जी सर। तो वो उस तरफ आईटी को ले जाना अभी भी एक स्वप्न है। कर रहे बहुत लोग काम कर रहे हैं, मैं भी उनमें से एक छोटा मोटा काम करता हूँ। लेकिन उस तरफ जाना तो अध्यापन, रिसर्च, ये जरूर स्वप्न था। उसमें जैसे कहते हैं भगवान ग्रेट होता है, तो मुझे आईपी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का जो अवसर मिला और 10 साल मुझे उस पद पर रखा गया, तो वो एक बहुत अच्छा अवसर मिला जो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग है। और अब मुझे लगता है कि ये जो अवसर है ये और भी ज़्यादा होराइजन में सेटिस्फेक्शन देगा। तो ये डिफाइंड स्वप्न तो नहीं, लेकिन उस स्वप्न की पराकाष्ठा में एक इम्पोर्टेंट बिंदु है। अभी आगे कुछ और भी सपना है सर? कुछ सोचा हुआ है अभी दिमाग में? आगे सपना यही है कि जब तक जीवन है बच्चों का भला, समाज का भला हाँ जी करते जाएं, और जहाँ तक हो सके जितने लोगों का कर सके उतना कर पाए। उसमें भगवान सहायता करे, लोग सहायता करे, प्रशासन सहायता करे, और जितना जितना मिलता है। मैं बहुत कंटेंटेड फीलिंग वाला आदमी हूँ, मुझे जितना हो जाए मैं उससे संतुष्ट हूँ। लेकिन संतुष्ट हूँ लेकिन रुकता नहीं। तो लाइन बड़ी थिन है। आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड दैट ये मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुझे और करना है, ये मैं छोड़ता नहीं। सर आपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात करी। आजकल का सिस्टम ऐसा बन गया है सर कि माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि बच्चा, अगर मैं नहीं कर पाई हूँ तो मेरा बच्चा ही करे। करियर उनके लिए पहले से चूज़ करके रखते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, कुछ बच्चे करते भी हैं आउट ऑफ प्रेशर। तो आप इसे कितना सही समझते हैं? ये सही नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें, क्योंकि अवसर कम थे, अच्छे शिक्षण संस्थान कम थे। प्रोफेशन में हम ये सोचते थे कि इंजीनियरिंग और मेडिसिन ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि और अफसर्स में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब ये मेरा मानना है कि लास्ट 20-25 साल में ये काफ़ी चेंज हुआ है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, जर्नलिज्म जो आप जी सर, लॉ है, ये फिजियोथेरापी है, जेरियाटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये कुछ ऐसे विषय उभर के आए हैं जिन्होंने ये धारणा थोड़ी गलत की है कि इंजीनियरिंग और मेडिसिन के सिवाय बाकी करियर नहीं बन सकता। तो इसलिए पेरेंट्स पे भी थोड़ा प्रेशर कम हुआ है, अभी भी है लेकिन थोड़ा कम हुआ है। और इसमें मैं ये मानता हूँ कि मेरा वो जो पिछला जिम्मेवारी आईपी यूनिवर्सिटी की थी वो भी बहुत सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि दिल्ली में बहुत से हमने ऐसे कोर्सेज शुरू किए और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन शुरू किए जिनमें आज बहुत सफल लोग पैदा हुए। और
इंजीनियरिंग और मेडिसिन और मैनेजमेंट से हटके भी लाइफ है। और दूसरा, आज हम मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते हैं, उसमें जब तक ये सब्जेक्ट आपस में मिलते नहीं तब तक बात आगे बनती नहीं। हम तुम्हारे इंटरेस्ट की, अब जर्नलिज्म विदाउट आईटी विल हैव नो मीनिंग टुडे। बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी, जबकि 10 साल पहले ये नहीं था। नहीं था। मैं तो जब डॉक्टर्स को भी एड्रेस करता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि अपने आप को आप इमेजिन करो आईटी के बिना, तो आप देखेंगे आप आज डॉक्टरी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, सारा डायग्नोस्टिक, सारे सब इंस्ट्रूमेंट, कुछ टेक्नोलॉजी। इसी तरह इंजीनियर्स की मैं बात करूं, मेरे ख्याल से आज से 35 साल पहले या 40 साल पहले मैंने ये सजेस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हर इंजीनियरिंग के छात्र को एक कोर्स मेडिकल बायोलॉजी का लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें जरूरत होगी। उस समय नहीं माना गया, लेकिन आज ये हर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया है, क्योंकि सब्जेक्ट्स का आपस में सिंथेसिस इतना ज़्यादा हो रहा है और समाज के लिए वो ज़रूरी है। अब यदि हम एनर्जी प्रॉब्लम की ही बात करें तो आपको क्या नहीं चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी चाहिए, फिजिक्स भी चाहिए, केमिस्ट्री भी चाहिए, और यदि अपने हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ जाना है तो वो साइंस भी चाहिए, और फिर उसको कैसे यूटिलाइज करना वो भी चाहिए। आप ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम की बात करो तो आपको बायोलॉजी भी चाहिए, सारे साइंसेस चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। पब्लिक हेल्थ की बात करूं तो मेडिकल और सिविल इंजीनियरिंग दोनों चाहिए। तो ये सब चीज़ें देश को ज़रूरी भी हैं और ये रियलाइज़ भी हो रहा है। और इस सेंस में मैं ये मानता हूँ कि अमेरिका या यूके या ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ काफ़ी पहले आ गई कि अलग अलग सब्जेक्ट चूज़ करके बच्चा अपना एक बुके तैयार कर सकता है। तो हर एक की पसंद का बुके सेम नहीं हो सकता, ये हमें मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। और जिसको जो पसंद आता है उसी की प्रेफरेंस वो होनी चाहिए। सबको एक ही चीज़ पसंद आए ये एक धारणा ही गलत है। तो आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे और बेटर होगा। जी सर, आजकल करियर चूज़ करते समय बच्चों का दिमाग बहुत संकोच से भरा रहता है, संशय से भरा रहता है कि क्या चूज़ करें। सेटल नहीं कर पाते हैं हम बच्चे दिमाग को, ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, ये सही नहीं है वो सही नहीं। तो इनको यंग माइंड्स को आप क्या बोलना चाहेंगे कि अपने दिमाग को आप कैसे शांत रखें और करियर चूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए प्राची, इसमें सिर्फ बच्चे का कसूर नहीं, ये समाज का कसूर है। अब हमारे यहाँ से अमेरिका में एक यंग इंजीनियर और एक यंग ड्राइवर की सैलरी में बहुत कम फर्क होता है। हमारे यहाँ ये फर्क बढ़ा दिया है, 50 होता है। जी सर। तो इसलिए माँ बाप को भी ये रहता है कि बच्चा कमाए ठीक। अब जब वो कमाए ठीक वाली बात आ जाती है तो इंटरेस्ट पीछे हट जाता है। तो हमें ये समाज में भी देखना होगा कि प्रोडक्टिविटी अलग अलग फील्ड से आए, उसके अलग अलग टूल्स हों, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएं। अब किसी भी देश में, विकसित देश में, अब मेसन को देखिए, कारपेंटर को देखिए, प्लम्बर को देखिए, जो उनके पास टूल्स हैं, वो टूल्स बहुत हाई क्वालिटी डिज़ाइन होंगे, लेकिन वो उनको यूज़ करके अपने जो हमारे यहाँ 6 लोग काम करते हैं वो एक करता है, तो नेचुरली 6 की तनख्वाह दे सकते हैं उसे। तो धीरे धीरे हमें टेक्नोलॉजी से इन प्रोफेशंस को भी इतना एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बना देना पड़ेगा कि इनकम लेवल्स में रेशो कम रहे। सबकी इनकम बराबर हो, ये कभी हो नहीं सकता, लेकिन रेशो इतनी खराब ना हो कि आपको फ्रस्ट्रेशन ही होने लगे कि मेरा क्या होगा, जो हो रहा था। तो अब ये थोड़ा कम हुआ है और मुझे लगता है धीरे धीरे होगा। और बाकी एक ऑब्सेशन हमें, और दूसरा ये करना चाहिए, जब मैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन का चेयरमैन था तो हमें हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन बढ़ाने पड़ेंगे ताकि प्रेशर कम हो। अभी जैसे हमारे पास गिने चुने IIT है, अब हर इंजीनियर IIT बनने में जाना चाहता है, वो संभव है नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि हमेशा संभव होगा, लेकिन हम आज यदि देश में मेरे पास 4000 में से 100-200 इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे हैं तो मैं उसको 1000 तो कर सकता हूँ। और उस तरफ बढ़ना होगा कि हमें हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल कॉस्ट, क्योंकि यदि कॉस्ट प्रोहिबिटिव रहती है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं हो पाता। और ये कनेक्टेड भी है, हाई क्वालिटी होगा, हमें थोड़ा क्वालिटी और क्वांटिटी में भी
जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत सर प्राइमरी एजुकेशन से ही हो जानी चाहिए। एजुकेशन से करनी जरूरी है। और भारत के संदर्भ में पहली बार किसी शिक्षा नीति ने ये समझा है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। ये पहली बार एक शिक्षा नीति आई है जो प्री स्कूल एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंट मानती है, क्योंकि ये दुनिया भर में रिसर्च हो चुकी कि वो जो सीखने की उम्र है वो बहुत प्रोडक्टिव है, उसको हमें लूज नहीं करना चाहिए। तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा। और धीरे धीरे टाइम लगेगा इसमें। मैं ये नहीं सोच रहा कि ये 5 या 7 साल में हो जाएगा, ये हो सकता है 20 साल लगे, 25 साल लगे, लेकिन वो दिशा ठीक है और ये होगा। सर आपने अभी बात करी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जैसे आपने बताया कि भारत में 6 वर्कर काम कर रहे हैं तो बाहर 1 वर्कर काम कर रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोअर क्लास बहुत ज़्यादा है जिनको सिर्फ ये औजार चलाना ही आता है। तो अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो बेरोज़गारी आपको नहीं लगता ज़्यादा बढ़ जाएगी सर? नहीं, उसका कारण ये है कि टेक्नोलॉजी अवसर भी बहुत देती है। दिक्कत सिर्फ ये हो रही है जब ये परसेप्शन आता है, वो भारत जैसे देशों की टिपिकल है। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग टू बी रिट्रेन, क्योंकि एक ये चीज़ें पुरानी भी जल्दी हैं। यदि एक आदमी ये कहे कि वो हमारे यहाँ ये सिस्टम था कि जब एक बार कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकले तो फिर सारी उम्र को पढ़ने की जरूरत नहीं। ये चेंज करना गलत है ये। हमें मोर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, रीस्किलिंग। अब एक जिसको आपने कहा कि अभी हथौड़ा चलाना है, ठीक है, यदि हम उसको इलेक्ट्रिक हथौड़ा देते हैं तो उसको सिखाने की जिम्मेवारी भी हमारी है और उसको सीखना पड़ेगा, ये उसको समझना पड़ेगा। यदि वो कहता नहीं मैं तो नहीं सीखता, भैया फिर तो ठीक है, फिर तो तुम्हारा जिम्मेवारी तुम्हारी है। लेकिन देश की जिम्मेवारी ये है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, एंड दैट शुड बी एट वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट, ताकि लोग कर सके। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली भगवान ने किसी भी इंसान को काफ़ी इंटेलिजेंट बनाया है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है। और यदि हम उसे ये सुनिश्चित कर सके कि यदि तू 2 हफ्ते की ट्रेनिंग लेगा तो तेरी वेतन 1.5 गुना हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी ये नहीं करेगा। तो हमें ये सिस्टम इस तरह से बनाने पड़ेंगे कि उनको भी इस बात की समझ आए, और जब समझ आएगी तो सीखेंगे लोग, बढ़ेंगे। वो भी चाहते हैं। इस समय सबसे बड़ा पॉजिटिव जो देश में वातावरण में मुझे दिखता है कि हर पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। घर बेचने को तैयार है, जमीन बेचने को तैयार है। इकोनॉमिक से ज़्यादा ये जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके साथ हमारी जिम्मेवारी ये बढ़ जाती है एज प्रशासन कि हम उन सुविधाओं को एक रीजनेबल कॉस्ट तक ले जाकर और एक रीजनेबल क्वालिटी तक ले जाकर हम हर मेडिकल कॉलेज को एम्स बना पाएँ, ये ना कभी होगा, ना सोचना चाहिए। लेकिन हम हर मेडिकल कॉलेज को एक रीजनेबली ठीक मेडिकल कॉलेज और रीजनेबल कॉस्ट पे एजुकेशन, ये तो करना पड़ेगा। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स में तो हमारी जिम्मेवारी भारत जैसे बड़े देश में क्वांटिटी और क्वालिटी का मेंटेन करके चले में बिठाना, और इस यूनिवर्सिटी के नाते उसी चीज़ को 7 देशों तक, 7 देशों को भी ले जाना, ये मेरा स्वप्न है और मुझे विश्वास है कि होगा। सर अभी आपने विल पावर एक शब्द इस्तेमाल किया, आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं सर, तो आज आपने भी सुना होगा कोटा में काफ़ी सारे बच्चे विल पावर उनकी कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए, उनके माँ बाप के लिए सही नहीं है। समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। तो सर कहाँ लगता है आपको कि उनकी विल पावर कहाँ कम पड़ गई? क्या सिस्टम में कमी है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं बच्चों को, या माँ बाप? मेरे हिसाब से उनकी विल पावर में कमी नहीं है, उनको कोटा जबरदस्ती भेजा गया। और जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो और आपको जबरदस्ती करना पड़े तो शायद कोई भी इंजॉय नहीं करता।
अब आपको भी यदि वो काम करने को पूरा दिन कह दिया जाए जिसमें आपकी रुचि नहीं है तो आप थकेंगी। और आप मेरी बात मानिए, रुचि वाला काम आप 16 घंटे भी करेंगी तो नहीं थकेंगी। जी सर। तो कोटा में जो बच्चे इस समय जा रहे हैं उनमें से काफ़ी ऐसी हैं जिनकी रुचि है ही नहीं उस सब, होड़ लग रही है सर। होड़ लगी है। उसका कारण वही है जो मैंने पहले कहा, क्योंकि हमने बाकी करियर्स को इतना अच्छा डिफाइन ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आज मुझे कंपनी का पता है ना, उन्होंने इंजीनियर लेने की बजाय साइंस ग्रेजुएट लेने शुरू कर दिए। वो ये समझते हैं कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिखाना है तो कोई इंजीनियरिंग की जरूरत तो सिर्फ गिने चुने लोगों की है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स डिजाइन करने हैं, जिन्होंने एप्लीकेशंस यूज करना है उनकी नहीं जरूरत है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी डिग्री किस लेवल के काम के लिए उपयुक्त है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पीएचडी हाईएस्ट डिग्री है, लेकिन मैं ये देखा हूँ कि कई विषयों में काम करने के लिए पीएचडी उल्टा पड़ता है। क्योंकि जब आप 6 साल एक ही विषय में काम करते हो तो आप आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए कमजोर हो जाते हो। जी सर। तो इसलिए हमें सिर्फ डिग्रीज की होड़ में ना जाके किस जॉब में किस रिक्वायरमेंट की चाहिए, हो सकता है कुछ काम बीए बीएससी बीकॉम काफी हो और वो शायद उतना ही कमा लें, तो उसमें कोई गलती नहीं है, उस तरफ जाना होगा। क्योंकि हायर डिग्री का मतलब हायर वेतन और कुछ नहीं, ये गलत है। आजकल बच्चे डिग्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्किल्स होनी चाहिए, मानते हैं आप? डिग्री भी जरूरी है, स्किल्स भी जरूरी। मैं ये कहता हूँ कि आज नॉलेज और स्किल्स का आपस में समन्वय चाहिए। सिर्फ स्किल्स होंगे, नॉलेज नहीं होंगे तो भी आप स्किल्स में बहुत हाई नहीं जा पाएंगे। घर के टीवी की रिपेयरिंग देखिए, पहले जो टेक्नीशियन होता था आज वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसको थोड़ा पुराने बहुत समय फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया होना ही चाहिए। तो हमें स्किल्स के साथ नॉलेज भी चाहिए। अब कोई भी स्किल ले लीजिए, मैं कहता हूँ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इस समय बज़वर्ड है, इसमें इतना जबरदस्त मैथमेटिक्स चाहिए, लेकिन सबको नहीं चाहिए। बाकियों को सिर्फ हर किसी के लिए नहीं, बिल्कुल। तो किसको क्या चाहिए, किस लेवल का नॉलेज चाहिए, इस पे काफ़ी काम हुआ है देश में। जैसे हमने फ्रेमवर्क में पूरे लेवल्स बना दिए, किस लेवल को क्या चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे आने पे प्रैक्टिस करने में समय लगेगा और थोड़ा और काम भी करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे ये दुनिया में भी हो रहा है और भारत में भी हो रहा है कि डिग्री से ज़्यादा आपको आता क्या है और उससे भी ज़्यादा आप सीखने के कितना सक्षम है। आज बहुत सी बड़ी कंपनियां जो प्लेसमेंट के लिए आती हैं वो इस बात से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती कि आज आपको क्या आता है, वो किसी तरह से ये पता करने की कोशिश करती हैं क्या आप फ्यूचर में नई चीज़ सीखने के काबिल हो, क्योंकि जो आपको आज आता है वो तो 3 साल बाद पुराना ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो यदि आप नई चीज़ सीखने के काबिल नहीं हो तो आप हमारे किसी काम के नहीं हो। तो ये हमें भी ये विश्वविद्यालयों से ही लाना पड़ेगा कि ज़्यादा बच्चों को प्रोजेक्ट्स, अनसीन प्रोजेक्ट दो। मैं कई बार ये कहता हूँ प्रॉब्लम गलत है या ठीक है उस पर ज़्यादा ध्यान ना देके उसने अटेम्प्ट कैसे किया, उसका लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, उसमें ज़्यादा ध्यान दो। चीज़ सफल हुई या नहीं हुई सेकेंडरी है, लेकिन उसने सोचने की दिशा क्या ली उस पर ज़्यादा ध्यान दो। पर सर हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम एंड रिजल्ट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, चेंज करना पड़े। नहीं, पर एंड रिजल्ट देखना, पर एंड रिजल्ट की डेफिनेशन चेंज करनी। हमारा एंड रिजल्ट प्रश्न का ठीक उत्तर आया वो है, या हमारा एंड रिजल्ट बच्चे को का थॉट प्रोसेस एनालिसिस करना है। इसीलिए हमने अब ये कहते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन, आपको आउटकम्स डिफाइन करने पड़ेंगे। एंड आउटकम सिर्फ एंड रिजल्ट नहीं है, आउटकम प्रोसेस भी है। इसीलिए हम कहते हैं ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स, जैसे केस स्टडीज, जैसे स्कूल ऑफ थॉट, नए सब्जेक्ट ऑफ थॉट। अब मैंने कई केस स्टडीज पढ़ी हैं, जैसे कई बार कहते हैं कि इवन नर्सरी स्कूल में बच्चे को 2 अपरेंटली वेरी डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट्स दे दिए और कहा कि इन दोनों को समन्वय करके कुछ बना सकते हो। अब एक उदाहरण, एक बच्चे को एक फ्रॉक टॉय दिया गया और एक पेंसिल दी गई कि इन दोनों को सोच के कुछ बताओ। तो बच्चे ने कहा कि अच्छा मैं
फ्रॉग को रिमोट से बुलाऊं और पेंसिल उसमें लगी हो तो पेंसिल मेरे पास आ जाए। ये इस तरह का बहुत छोटी सी बात है, पर हमें नए नए अब ये इसके लिए टीचर को भी सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे आगे बढ़ाऊं बच्चों को। तो सबसे ज़्यादा हमें इनेबलिंग द टीचर, empowering the teacher और empowering the environment, more flexibility, इन एट्रीब्यूट्स पे अब ज़्यादा जाना पड़ेगा। ये यूनिट नंबर 1 हो गया, यूनिट नंबर 2 हो गया, इस पे थोड़ा कम ध्यान देके ये आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कला में आगे बढ़े, क्या आपका एटीट्यूड ठीक हुआ, क्या आप टीम वर्किंग में आगे बढ़े। क्योंकि आज की जो टीम्स हैं, एक वर्कर भारत में, एक अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक न्यूजीलैंड में, वो एक टीम है, एक काम करती है। तो यदि हमारी टीम वर्किंग नहीं होती तो ऐसी टीम में फिट नहीं होंगे, ऐसी टीम में फिट नहीं होंगे तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो सारे इस तरह के होंगे। तो हमें अब इन एट्रीब्यूट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा रादर देन हार्डकोर कंटेंट। तो मैं कहता हूँ भाई अब नाउ curriculum will be more in the form of attributes and attitude and behavior and knowledge and skills rather than hardcore syllabus। बिल्कुल सर। अभी प्लेसमेंट की आपने बात करी, तो सर यूनिवर्सिटी का किसी एजेंसी से या फिर किसी भी एक इंस्टीट्यूशन से टाई अप भी है जिससे बच्चों को करियर के बाद, डिग्री करने के बाद आगे करियर के लिए भटकना ना पड़े? अभी इस यूनिवर्सिटी का इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी हैं, और वो अभी तक जो मैंने पता किया कि प्लेसमेंट बाय नेचर अच्छा हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो आ रहे हैं वो एम से आ रहे हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे एक्सपेंड करते हैं, नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इस तरफ भी देखना होगा। लेकिन रियल इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि क्या बच्चे एम्प्लॉयबल बनते हैं। यदि बच्चे एम्प्लॉयबल या यूजफुल बनते हैं तो प्लेसमेंट तो अपने आप हो जाएगा। हमें ज़्यादा ध्यान ये देना पड़ेगा कि वो लाइफ में इतने सक्षम हो गए हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, और वो हो जाए तो प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट पे ओवर एम्फेसिस भी नहीं देना चाहिए, देना चाहिए क्योंकि जॉब अल्टीमेटली चाहिए सबको। बिल्कुल सर। लेकिन आप यदि क्वालिफाइड हैं प्रॉपर्ली तो जॉब मिलेगा। तो ज़्यादा एम्फेसिस, क्योंकि मैंने देखता हूँ कुछ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कह रहा हूँ कि कुछ संस्थान पढ़ाने से भी ज़्यादा प्लेसमेंट पर जोर देते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। बेसिकली तो बच्चे को कैपेबल बनाना आज के लिए और कल के लिए, क्योंकि आज की रिसर्च ये कहती है कि नॉर्मली एक लड़का या लड़की ग्रेजुएशन के बाद 10 जॉब चेंज करेगा। बिल्कुल सर। जबकि हम लोग जब जॉब में आए थे तो एक ही जॉब होती थी और उसी में रिटायर होते थे भैया ना। आज जब 10 जॉब चेंज करेगा और अलग अलग जॉब्स होगी, और कई जॉब्स का आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो उसको कौन सा करिकुलम होगा? उसको तो हमें यही सिखाना पड़ेगा जब तुम जॉब नहीं लो तो उसमें भी पहले दिन से चल सको। ये चैलेंज है। तो फर्स्ट प्लेसमेंट इज ए गुड थिंग, बट दैट्स नॉट, वो एंड ऑल नहीं है। तो इसलिए मैं रिपीट करता हूँ कि कैसे उसको सक्षम बनाया जा सकता है, क्योंकि एक जॉब के लिए यदि आपने सारा जोड़ लगा भी दिया तो बाकी 9 का क्या होगा, और यदि वो बाकी 9 में सफल नहीं हो पाता फिर पिछड़ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा फोकस उधर ही करना चाहिए, प्लेसमेंट के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन बच्चा आपका इंडस्ट्री क्यों ना ले, ये ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर, कैपेबिलिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, कैपेबिलिटीज़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज़ के साथ निकल रहा है इस यूनिवर्सिटी से, तो क्या यहाँ पर क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस किया जा रहा है कि उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले? अभी तक यस, जो मैंने देखा है, अभी मुझे 3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन इसका करिकुलम, इसकी टीचिंग पेडागोगी, इसका मेरे टीचिंग स्टाफ की जो क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल क्वालिटी ओरिएंटेड है। और यदि इस तरह की यूनिवर्सिटी क्वालिटी फोकस नहीं रखेगी तो शायद वो हमारी रेलेवेंस के लिए ही ठीक नहीं होगा। क्वालिटी फोकस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा यदि किसी दूसरे देश से यहाँ आता है तो उसको हायर क्वालिटी तो एक अज्यूम्ड एम है ही है। तो इसलिए क्वालिटी फोकस है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो
बना रहे। और क्वालिटी मेरा रिसर्च सब्जेक्ट भी रहा है, तो व्यक्तिगत रूप से भी मुझे क्वालिटी का एक ऑब्सेशन है, यदि मैं वर्ड यूज़ करूँ तो वो कोशिश तो पूरी रहेगी कि नहीं। चलिए सर, कार्यकाल आपका 5 साल का रहने वाला है इस यूनिवर्सिटी में, तो क्या कुछ आपने सोचा है कि 5 सालों में आप कहाँ लेकर जाने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी को? प्राची 5 सालों में कहाँ तक ले जाऊंगा नहीं कह सकता, पर मुझे एक तो ये है कि एटलीस्ट कुछ सार्क देशों में इसके सेंटर्स बन जाए, ताकि जिसे वो कहते हैं ना, टेक एजुकेशन एज नियर दी चाइल्ड एज पॉसिबल, वो भी हो सके, अलग अलग विषयों पे हो सके। और दूसरा मुझे इसमें ये भी है कि स्पिरिट ऑफ कॉमरेडशिप इन सारे देशों में आपस में ज़्यादा होगी यदि उनके देश में भी एक अवसर साउ के कैंपस का बनता है। तो इसलिए वो जो मैं कोलैबोरेशन की बात करता हूँ, मुझे लगता है वो नेचुरली इम्प्रूव करेगी। हाँ, ये जरूर है कि जब ये नेपाल में सेंटर बने तो भारत के बच्चे भी वहाँ जाए, वो सेंटर इतना स्पेशलिस्ट हो उस सब्जेक्ट, बिल्कुल, तो ये देखना पड़ेगा नंबर 1। नंबर 2, विद क्वालिटी को ना कंप्रोमाइज़ करते हुए इसमें नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 600 बच्चा है। 600 बच्चे से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता और फुल यूटिलाइजेशन भी नहीं होता। और हर स्पेशलाइजेशन में आपको काम करना है तो नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी रखनी पड़ेगी, आउटरीच जाना पड़ेगा। मुझे ये भी सोचना पड़ेगा किसी स्टेज पे कि इंडिया में भी यदि कोई अच्छा सुपर स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन किसी फॉर्मेट में है तो क्या हम उसके साथ भी कोलैबोरेट करके इस यूनिवर्सिटी का सेंटर बना सकते हैं उस पर्पस के लिए, ताकि अब जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भारत है, हम सबकी कोस्टल लाइंस बहुत हैं। तो यदि कोई ऐसा विश्वविद्यालय हो जो मैरीन इंजीनियरिंग में, मैरीटाइम में बहुत अच्छा काम ऑलरेडी कर रहा है, तो हम क्या उसके साथ मिलके, क्योंकि जो मैंने उदाहरण दिया एटलीस्ट इन 3 देशों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से समथिंग टू डू विद से हिल टूरिज्म, नेपाल है हमारे पास, भूटान है हमारे पास, इंडिया की हिल लाइन तो है। तो मतलब इस तरह के जो कॉमन एरियाज में काम हो सके उस तरफ जाना चाहिए। सारे देशों के लिए कॉमन हो सके बहुत अच्छा है, नहीं तो 3 के लिए 4 के लिए जो भी कॉमन हो सके उस तरफ बढ़ूंगा। चलिए सर, चलते चलते आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उनको क्या कहना चाहेंगे कि अपना करियर कैसे चूज़ करें और किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या कहना चाहेंगे? मैं प्राची यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट और पे पैकेज के बारे में बहुत फोकस ना करें, बिल्कुल ध्यान दें। पैसा चाहिए होता है और पैसे में कोई खराबी नहीं है यदि उसके मीन्स ठीक हों तो, और उसको ध्यान में रखें। लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने पैशन को ध्यान में रखें, पैशन की तरफ बढ़े और उस पैशन में एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें जो आज संभव हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और जैसा मैंने फॉर्मली भी एक आध बार कहा, माउंट एवरेस्ट आपका लक्ष्य हो, लेकिन उस माउंट एवरेस्ट को भारत की तरफ से जाना है या नेपाल की तरफ से जाना है या तिब्बत की तरफ से जाना है, वो आप पर डिपेंड करेगा। लक्ष्य रखें लेकिन रास्ता एक ही है, वो ना रखें। चलिए, धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए, आपने अपने विचार साझा किए। तो सुना आपने डॉक्टर के अग्रवाल को, इनके विचारों को आपने अच्छे से सुना। समझिए इन विचारों को और अमल में लाइए और देखते रहिए पंजाब केसरी।